टारगेट विथ हिमांशु में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत बंधु आपको जो ब्रिज कोर्स हेतु अध्ययन अध्यापन करना है उसका ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में यह आपके जो बिंदुवार हैं यह इकाई 1 के अंतर्गत भाषा शिक्षा एवं बहुभाषिकता की समझ। जैसे आप लोग समझिएगा कि इसके अंतर्गत आपको भाषा शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन करना है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बुनियादी स्तर 2022 एवं विद्यालय शिक्षा 2023 के विशिष्ट संदर्भ में भाषा संबंधी विभिन्न प्रावधान एवं अनुशंसाओं का अध्ययन करना है। और उसके बाद हमें दूसरे यूनिट में उदयमान साक्षरता एवं भाषा संबंधी पाठचर्या, इसके अंतर्गत आपको निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करना है। भाषा सीखना सिखाना, उदयमान साक्षरता का अर्थ एवं उससे संबंधित कक्षीय नियतार्थ। दूसरा जो यूनिट है उसी के अंतर्गत भाषा संबंधी पाठचर्या के लक्ष्य, भाषा से दक्षताएं एवं सीखने के प्रतिफल। इस तरह से आगे बढ़ने के बाद आपको इकाई नंबर 2 में जो अध्ययन करना है वह है भाषा का शिक्षा शास्त्र एवं संसाधन। मुख्य रूप से ये जानिए कि यहाँ पे एक शब्द जुड़ा है जो शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन जो बोला जाता है, यानी कि आपके सिलेबस का ये मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वह मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचान, पढ़ना एवं लिखना। इसके बाद उसी के अंतर्गत अध्ययन करना है हमको मौखिक भाषा, मौखिक अव्यक्त में श्रवण का महत्व, शिक्षार्थी के स्तरानुसार विभिन्न गतिविधियां एवं पद्धतियों से सुनना एवं बोलना कौशल का विकास, निर्वाह स्थिति परक बातचीत, भाषण, भाषाई खेल, सृजनात्मक चिंतन, प्रश्न पूछना, अपनी राय प्रतिक्रिया देना आदि। इन सारे बिंदुओं का अध्ययन जब एक अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु जाता है तो इन सारे बिंदुओं पर बालक के सामने वह वार्तालाप करता है कि मौखिक भाषा क्या है, इसकी अभिव्यक्ति कितने रूपों में की जाती है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम बालक को कैसे भाषा सिखाते हैं, उनको भाषा सुनने की प्रवृत्ति उसके अंदर लाना, अनेक प्रकार के कौशलों का विकास करना और सब मिलाकर के सब अध्यापन कार्य के बाद एक अंतिम बात आती है यहाँ पे प्रतिक्रिया देना। यानी कि बालक आपके भाषा को सुन करके, आपके प्रश्नों के उत्तर को सुन करके वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं पोषण। अगला जो आगे बढ़ते हैं इसमें पाठ 4 जो आता है यानी शब्द पहचान विभिन्न रणनीतियां। यानी देखिए शब्द पहचान और विभिन्न रणनीतियां क्या है। जैसे शब्द अनेक प्रकार के उनकी पहचान करने के लिए आप किस प्रकार की योजना बनाते हैं। जैसा कि आप पढ़ेंगे जब अध्यापन का कार्य शुरू हो जाएगा इकाई के अंतर्गत, मैं बताऊंगा कि शब्द की पहचान जो होती है वह उत्पत्ति के आधार पर होती है, रचना के आधार पर होती है, प्रयोग के आधार पर होती है, अर्थ के आधार पर होती है। इस तरह से शब्द की पहचान आप ध्वन्यात्मक जागरूकता, अक्षर पहचान, ध्वनि आकृति संबंध, लिखित शब्द, वाक्यों की पहचान, लिखना एवं पढ़ना, कहानी कविता के माध्यम से शब्द भंडार का विकास। देखिए एक अध्यापक को यह नितांत जानना आवश्यक है कि शब्द की पहचान वो तभी कर सकता है जो अनेक प्रकार के समाचार पत्रों को पढ़ेगा, कहानी को पढ़ेगा, कविता को पढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको नए नए शब्द उसमें मिलेंगे जिससे उसको जानकारी होगी। दूसरा जो इसमें है पढ़ना एवं विभिन्न संसाधन। देखिए पढ़ना और समझना सीखने के लिए, पढ़ने के लिए एक संसाधन की आवश्यकता होती है। वह संसाधन आपको हम बताएंगे जो शायद प्रशिक्षण के समय प्रोजेक्ट जिसे बोला जाता है, या अध्यापन की सामग्रियां जो है कौन कौन सी सामग्री के माध्यम से आप बच्चे को आसानी से शब्द को सिखा सकते हैं, पहचान करा सकते हैं, इनका आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद है व्याख्यात्मक पाठ्यवस्तु।
गहन पठन, सस्वर पठन, मौन पठन, साझा पठन, निर्देशित पठन, स्वतंत्र पठन, यह सब एक अध्यापक के अंतर यह एक योग्यता होती है, शिक्षण होता है, कौशल होता है। उन कौशलों के माध्यम से अध्यापक बालक के सामने किस प्रकार से सस्वर वाचन करता है और किस प्रकार से वह निर्देशित पठन करता है, फिर उसके बाद एक स्वतंत्र पठन कार्य करने की गतिविधियां बनाता है। इन सारी गतिविधियों को एक कक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सारी योग्यताओं का एक अध्यापक के अंतर्गत होना अति आवश्यक होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं पाठ 6 में। बहुत जरूरी है क्योंकि आप जिस उद्देश्य को लेकर के ब्रिज कोर्स परीक्षा के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें लिखना एवं लेखन कौशल का विकास। देखिए हमने जब इसका अध्ययन कराएंगे तो स्वाभाविक से आप सारे बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे कि लिखना क्या है, पठन और लेखन का संबंध क्या है, लेखन की प्रक्रिया क्या है, आदर्श लेखन, साझा लेखन, निर्देशित लेखन, स्वतंत्र लेखन। बंधु मैं बता दे रहा हूं, आप सभी लोग भले ही ज्ञानी हैं, भले ही विद्वान हैं, लेकिन वाकई में जब क्लास के अंतर्गत एक अध्यापक जाता है तो उसको बालक को सिखाने के लिए अनेक प्रकार के लेखन कौशलों का उपयोग किया जाता है और उन लेखन कौशलों का यदि अध्यापक सही व्यवस्थित रूप से उपयोग करता है तो मैं निश्चित बता दे रहा हूं कि वह अध्यापक अपने अध्यापन कार्य से बालक को प्रभावित करता है। अब यह जब आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र लेखन के बाद तो एक आता है औपचारिक एवं अनौपचारिक। शायद आप लोग पढ़े होंगे, जब यह चलेगा सिलेबस तो मैं आपको विस्तृत व्याख्या करूंगा औपचारिक एवं अनौपचारिक लेखन होता क्या है और इसके बाद आपकी गद्य विधा पढ़नी है। देखिए कविता है, पत्र है, डायरी है, लेख है, संवाद है, भाषण, यह आदि आपको सिलेबस में डाला गया है, लिखा गया है। तो उसके पीछे एक उद्देश्य है कि इन सबका अध्ययन करने के बाद ही हम जो है ब्रिज कोर्स की परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। बंधु अगर आपका सहयोग रहा तो मैं बता दे रहा हूं निश्चित ही आप धीरे धीरे सिलेबस को पढ़ते जाएंगे और आप अपने उस उद्देश्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आगे इस सिलेबस को बढ़ते हुए पाठ 7 में इकाई योजना एवं पाठ्य योजना का निर्माण। देखिए जिस दिन आप अध्यापक होकर के कक्षा शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक अध्यापक के सामने समस्या होती है कि हम क्लास में प्रवेश करने के बाद क्या करें, कैसे पढ़ाएं। यह सारी बातें अगर आपको ध्यान देने की बात आएगी तो एक शब्द आता है पाठ्य योजना। हम पहले पाठ्य योजना बनाते हैं। अब तो ये तो कहने के लिए बड़ा आसान है बंधु कि पाठ्य योजना, लेकिन वाकई में पाठ्य योजना बनाना बड़ा दुस्साध्य कार्य होता है क्योंकि उस पर कम से कम 10 बिंदुओं पर ध्यान दे करके एक व्यवस्थित पाठ्य योजना बनाई जाती है और उस पाठ्य योजना के अंतर्गत अगर अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को संचालित करता है ना तो मैं निश्चित बता दे रहा हूं कि वह अपने उद्देश्य में 100% सफल हो जाता है। इसका भी हम अध्ययन करेंगे आगे चल करके। आगे जो पाठ 8 में आता है मौखिक भाषा का आकलन, विभिन्न उपकरण रणनीतियां। बंधु मेरा एक निवेदन है कि यह जो सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं इन सिलेबस को आप लोग नोटबुक पे तैयार करने का प्रयास करिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा कि कहीं न कहीं अगर मैं किसी बिंदु को छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं तो आप एक बार कमेंट में कर सकते हैं गुरुजी हमारा यह यूनिट यह बिंदु अभी छूटा हुआ है, कृपया इस पे आप अध्ययन अध्यापन का कार्य कराने का प्रयास करिए। तो इसमें मौखिक भाषा का आकलन करने के लिए आप विभिन्न उपकरण एवं रणनीतियां बनाते हैं। देखिए रणनीतियां क्या है, अब यहाँ पे लिखा गया शब्द चयन। हम अपनी भाषा अपनी बात को एक समाज के सामने, इस व्यक्ति के सामने अत्यंत रोचक प्रभावी बनाने के लिए उसके लिए आपको शब्द चयन बंधु करना ही पड़ेगा। बगैर शब्द चयन के आपकी भाषा, आपकी वाणी, आपका शब्द सामने वाले व्यक्ति यानी बालक को चाहे समाज के किसी व्यक्ति को तभी प्रभावित करेगा जब आपके अंदर जो है शब्द चयन की व्यवस्था होगी। वह आपको सिलेबस में बताया जाएगा कि कैसे शब्द चयन होता है और किस प्रकार से शब्द भंडार बढ़ता है। वाक्य की संरचना कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं सृजनात्मक क्षमता तभी होगी जब आप वाक्य संरचना को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं सूचना ग्रहण करना, प्रति उत्तर देना, बातचीत, कहानी, कथन, संवाद,
बोलना, यति गति स्पष्टता प्रभावशीलता। बंधु देखिए 2-4 बिंदुओं को मैं अभी थोड़ा थोड़ा बताते चला हूँ, लेकिन वाकई में जब आप अध्ययन करेंगे इतना रोचक होगा ये सब सिलेबस। आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कभी भी आप कक्षा शिक्षण का कार्य करते हैं तो जब आप बालक को कुछ भी बताते हैं तो वहां पे देखिए एक शब्द लिखा गया प्रति उत्तर देना। बालक से उस प्रकार से बातचीत करिए, वार्तालाप करिए, तो वह आपके बताए गए सारे बिंदुओं का उत्तर बड़े आसानी से देता है। अब इससे आप जो है बालक का मूल्यांकन बड़े आसानी से कर सकते हैं। इतना नहीं बंधु, इसमें लिखा गया कहानी कथन संवाद बोलना। एक बालक के अंदर जो होती है वह लज्जा जैसी क्षमताएं होती हैं, लज्जा जैसे भाव होते हैं, वह अध्यापक के सामने कुछ कहने में असमर्थ होता है। लेकिन मैं बता दे रहा हूं बंधु, अगर कक्षा शिक्षण करते समय एक अध्यापक बालक के साथ कहानी के माध्यमों का उपयोग करता है, संवाद करता है और यत गति, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया, इसको आप लोग जानिएगा, यह व्याकरण का शब्द है बंधु। और अगर इसको ध्यान में रख करके हम शिक्षण कार्य करते हैं तो निश्चित ही हम अपने उस उद्देश्य को बड़ी आसान। देखिए लिखा गया यति, यति मतलब होता है रुकना। जैसे किसी बात को हम कह रहे हैं तो लगातार नहीं बोलना चाहिए, उस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हमें यति करना चाहिए। और यति के बाद तुरंत गति लिखा गया है, यानी गति मतलब चलना चाहिए। यह नहीं कि किसी बात को जा करके हम चुपचाप कह करके खड़े हो जाए, अब खड़े हो जाएगा उसके आगे की बात बालक जो है आसानी से समझ नहीं सकता है। जब यह पढ़ाया जाएगा तो बड़ा ही रोचक होगा, क्योंकि छंद की परिभाषा है यति गति लय तुक ताल विराम आदि चिन्हों से युक्त रचना को छंद कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया देखिए अस्पष्टता, यानी कि बाड़ी में स्पष्टता होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्रभावशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर वो धारा प्रवाह होना चाहिए। लेकिन यह संभव कब होगा बंधु? जब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे उस दिन हमें जो है यह सारे बिंदु बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। बंधु इस यूनिट के आगे बढ़ते हुए अगला जो पार्ट 9 में आएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, पठन का आकलन, विभिन्न उपकरण, रणनीतियां। देखिए हर एक योजना, हमने बताया ना आप शिक्षण कार्य करने के लिए एक योजना बनाते, तो रणनीतियां मतलब योजना है। अब देखिए पठन का आकलन, समझ के साथ पढ़ना, विभिन्न उपकरण एवं रणनीतियां, यह अपसंकेत का विश्लेषण, आकलन के लिए कार्यपत्रक एवं आकलन मदों प्रश्न पत्र का निर्माण करना। मैं बता दे रहा हूं हर एक अध्यापक जब शिक्षण कार्य अपना पूरा करता है, और एक अध्यापक को चाहिए भी कि जब वह कक्षा शिक्षण का कार्य करे तो 45 मिनट के कक्षा शिक्षण में वह उतने ही सिलेबस की पाठ्य योजना बनाए जिससे वह 25 मिनट बालक को पढ़ाए, बाकी 10 मिनट उस सिलेबस से 2-4 प्रश्न बच्चों से पूछे, जिससे आपके द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस से अगर बालक उत्तर देता है तो यह मान लीजिएगा कि आपका शिक्षण कार्य जो उद्देश्य लेकर के आए थे उस उद्देश्य में आप सफल हो गए। मित्रों आगे हम पाठ 10 की बात करते हैं। इन सारे बिंदुओं को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, या फिर आप जब यूनिट चली जाएगी तो आप दिन प्रतिदिन उसको लिखते जाइएगा। लेखन का आकलन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, यह भी हमने बताया। आकलन के अन्य पक्ष, देखिए अन्य पक्ष का मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा जानिए। जैसे आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का उत्तर मिलता है, आप गृह कार्य देते हैं, गृह कार्य का मूल्यांकन करते हैं। इनके बाद अगर आकलन के अन्य पक्ष में स्व संशोधन, यानी कि जब बालक उत्तर देगा ना तो उस उत्तर में उसकी जो कमियां होंगी वह कमियां आपके सामने मुखरित हो जाएंगी, और मुखरित जब होंगी तो आप उन कमियों को बड़े आसानी से चुनेंगे और उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। यह हो गया आपका आकलन करना। इस तरह से मित्रों हम इन सारे बिंदुओं पर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अध्ययन अध्यापन करेंगे। आपके ब्रिज कोर्स संबंधित हिंदी सिलेबस से जितने भी यूनिट हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने हैं, उन समस्याओं को मैं सदैव निवारण करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को 100% ब्रिज कोर्स के परीक्षा में सफलता लाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय।